सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट सीरीज में कर्तव्य आईएएस के प्लेटफॉर्म पर जो कि आपका ही है सर। चलिए सर, बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं तो इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स को लेकर के भी बहुत सारे डाउट्स हैं। तो पहला क्वेश्चन है सर कि यूपीएससी एस्पिरेंट को इकोनॉमी से इतना डर क्यों लगता है, क्या उसके पीछे का? बिल्कुल, थैंक यू सो मच। पीटी का मौसम आ रहा है तो जैसे यूपीएससी पीटी का मौसम आने लगता है तो इकोनॉमी का डर सताने लगता है। और ये बात मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम से ही देखा हुआ है जी सर। कि जैसे ही आईएएस के प्रीलिम्स आते हैं और बच्चों में एक जो फियर वाला सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को लेकर के काफ़ी बच्चों में फियर रहता है। जी सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इकोनॉमी कोई फियरफुल सब्जेक्ट नहीं है। जैसे और भी सब्जेक्ट्स हैं वैसे इकोनॉमी भी है। बिल्कुल सर। लेकिन कहीं ना कहीं से इसको लेकर के शायद यूपीएससी जर्नी में जो बच्चे हैं या फिर मार्केट में जो टीचर्स हैं या जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इसका एक रूमर्स तो है जी सर कि इकोनॉमी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, हमें समझ नहीं आएगा। अच्छा, अगर आज से ठीक 10-12 साल पहले की बात की जाए तो इकोनॉमी सब्जेक्ट को लोग बहुत सीरियस नहीं लेते थे। हाँ सर। एस्पिरेंट्स इकोनॉमी को एज ए डेटा मान के चलते थे ट्रू सर ट्रू। और वो कहते थे कि भाई इकोनॉमी क्या करना है, कुछ दी जाती थी उससे पढ़ लेते थे और उनका हो भी जाता था। हाँ सर। लेकिन जैसे यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया और जीएस थर्ड पेपर में इंडियन इकोनॉमी को उसने वेटेज दिया, जैसा कि अभी देख रहे हैं कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। हाँ सर। तो उसके बाद से बच्चों में एक क्रेज बढ़ा इकोनॉमी को पढ़ने का। और इकोनॉमी को लेकर के ये भी काफी कुछ रूमर्स है कि ये एक करंट टाइप का सब्जेक्ट है, अपडेटेड सब्जेक्ट है। यस सर। और फिर कहीं ना कहीं उसके टीचर्स अच्छे अवेलेबल नहीं होते हैं तो बच्चों में एक डाउट बना रहता है कि यार इकोनॉमी मुझे समझ नहीं आ रही है। बिल्कुल सर। ऐसा कुछ नहीं है, इकोनॉमी एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। और मैं ये कहना चाहूँगा अगर ये डाउट वो दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहले बच्चों को इकोनॉमिक्स पर फोकस करना चाहिए, ना कि इकोनॉमी पे। बहुत 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 अच्छे से सर आपने क्लियर किया ताकि शुरुआत से ही लोगों के मन में कैसे वो इनकलकेट हो पाए चीजें। वेरी ब्यूटीफुल सर। सर अगेन एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड है, कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस है कि नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स इकोनॉमी कैसे हैंडल करें आखिरकार सर ड्यूरिंग प्रिपरेशन? बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है कि बहुत सारे बच्चे ये मुझसे पूछते हैं कि सर मेरा इकोनॉमी बैकग्राउंड नहीं है, क्या मैं इकोनॉमी समझ पाऊंगा? तो मुझसे वो बच्चे बताएं कि किनका ज्योग्राफी बैकग्राउंड रहता है या किनका हिस्ट्री बैकग्राउंड रहता है या किनका साइंस बैकग्राउंड रहता है। जब भी आप कोई नया सब्जेक्ट पढ़ने जाते हैं तो आपको किसी बैकग्राउंड की जरूरत नहीं पड़ती है। आप उस सब्जेक्ट को इनिशियली फेज में देखते हैं, तैयार करते हैं और बढ़िया करते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा कि जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, जो आईआईटीएंस होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनका बैकग्राउंड तो कभी भी लोक प्रशासन नहीं होता या उनका बैकग्राउंड कभी भी ऐसा कुछ अर्थशास्त्र जैसा विषय नहीं होता है। इसके बावजूद भी वो अपने सब्जेक्ट को छोड़ करके दूसरे सब्जेक्ट को लेकर के काफी अच्छा करते हैं। और चूंकि मेरा अपना मानना है कि इकोनॉमिक्स एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, हम अगर इसमें जितना अच्छा इंटरेस्ट लेकर के पढ़ाई करेंगे उतना अच्छा वो गेन करेंगे। तो सर इसमें एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगी कि आपके अकॉर्डिंग तो शुरुआत कैसे करना चाहिए जिसका नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है उस बच्चे को? पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको मैम कि इकोनॉमी सबका ही बैकग्राउंड है क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो हमारी जो जर्नी होती है वो इकोनॉमी से ही स्टार्ट होती है और हमारे जो एंड होते हैं लाइफ की एंडिंग तक चले जाइए तो आप इकोनॉमी में ही रहते हैं। हम जितनी भी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं सबके पीछे का एक कहीं ना कहीं एक गोल होता है कि हमें अपनी इकोनॉमी अच्छी करनी है। बिल्कुल सर। अब मैं बच्चों को पढ़ाते समय बताता हूँ कि जैसे ही आप मॉर्निंग में जैसे ही आप उठते हैं आपको डिमांड रहती है, आपको ब्रश की डिमांड है, पेस्ट की डिमांड है, चाय की डिमांड है, ब्रेकफास्ट की डिमांड है। तो डिमांड वर्ड है क्या? ये तो इकोनॉमी को ही इंडिकेट करता है। और फिर अगर आप उसकी सप्लाई कर पा रहे हैं तो वो भी एक पार्ट इकोनॉमी का ही है। और आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में दो तरह की इकोनॉमिक्स डेवलप है, एक डिमांड साइड इकोनॉमिक्स है, एक सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। फिर भी नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऐसा कुछ होता नहीं है। और मेरा अपना मानना है कि रॉबिन्सन ने कहा है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अगर आप अपना बिहेवियर को अच्छे से रीड कर लें, अपने बिहेवियर को अच्छे से जान जाएं, तो शायद आप इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन चूंकि पूरा एक तंत्र बैठा हुआ है कि इकोनॉमिक्स को कहीं ना कहीं डिफेम करने के लिए, और शायद लोग इकोनॉमिक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते जितना कि वो अन्य विषयों में लेते हैं, हिस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, ज्योग्राफी में। और आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जब कभी भी आप
चाय की दुकानों पर जाएंगे या किसी टपरी पर जाएंगे या कहीं पर जहाँ लोग गैदर होते हैं, हम्म। तो आप लोग पॉलिटिक्स की बात तो करेंगे, करते हैं। राजनीति की बात तो करेंगे, लेकिन कभी किसी ने मानव विकास सूचकांक की बात नहीं की, बिल्कुल सर। या किसी ने लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात नहीं की होगी, नहीं की। या जीडीपी जीएनपी की बात नहीं होती है। दैट्स वाई इस सब्जेक्ट से नॉन इकोनॉमी बैकग्राउंड वाले कहते हैं हमारा बैकग्राउंड इकोनॉमी नहीं है, और जो इकोनॉमी वाले बच्चे वो भी इससे फियर थोड़ा सा फील करते हैं। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। अगेन क्वेश्चन है सर कि जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी का असली डिमांड क्या है, थ्योरी या एप्लीकेशन? बिल्कुल, मैं इसी पर आने वाला था कि जीएस थर्ड पेपर जब से यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया और जीएस के 4 पेपर उसने बनाए, इसमें जीएस थर्ड पेपर में उसने इंडियन इकोनॉमी को काफी वेटेज दिया। अगर हम यूपीएससी के माइंडसेट को थोड़ा सा चेक कर पाए, हाँ। कि जीएस फर्स्ट पेपर में उसने हैवी सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर दिया, हिस्ट्री इंक्लूड कर दिया, ज्योग्राफी इंक्लूड कर दिया, सोशल इश्यूज इंक्लूड कर दिए, लेकिन जीएस थर्ड पेपर में उसने इंडियन इकोनॉमी को वेटेज काफी दिया है। इसका मतलब ये है कि यूपीएससी इस बात को जानती है कि आने वाले समय में सारे सब्जेक्ट्स तो एक तरफ इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन जो इकोनॉमी का एक नेचर है या इकोनॉमी को जो डिमांड है वो हमेशा बनी रहेगी। तो इकोनॉमी की डिमांड को देखते हुए अब यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि क्या हम इंडियन इकोनॉमी को कवर करने के लिए उसके थ्योरेटिकल पार्ट पर जाएं या उसके बिहेवियरल अप्रोच पर जाएं। तो मैं इम्पोर्टेंटली यह कहना चाहूंगा कि बिहेवियर अप्रोच ही इकोनॉमी कहलाता है। अगर हम जैसे ही थॉटफुल होते हैं या प्रिंसिपल्स को लेकर के चलते हैं तो इकोनॉमिक्स हो जाता है, लेकिन विदाउट नोइंग इकोनॉमिक्स आप इकोनॉमी अच्छा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा अपना मानना है कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको इकोनॉमी को अच्छे से समझने के लिए अपने इकोनॉमिक्स वाले कुछ पोर्शन को जरूर कवर करना चाहिए, और जो जीएस थर्ड पेपर का पूरा स्ट्रक्चर है यूपीएससी का, उसमें आपको अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच को रखनी चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत सुंदर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि इकोनॉमी आंसर में डेटा, डायग्राम और एग्जाम्पल कैसे यूज करें? तो ये रिलेटेड है एंड उसी में है कि इकोनॉमी ऑप्शनल कितना ज्यादा सही है ना, तो वहीं से ये बात भी आ जाती है सर। तो पहले आप ये बता दीजिए। एक्चुअली मेरा अपना मानना है कि इकोनॉमी का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा और सब्जेक्ट से अलग है। बिल्कुल सर। क्योंकि हम इकोनॉमी को हिस्ट्री नहीं मान सकते, हम इकोनॉमी को हिंदी नहीं मान सकते एज ए सब्जेक्ट। इकोनॉमी एक अपडेटेड और इनोवेटिव सब्जेक्ट है। जीएस थर्ड पेपर में जिन बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं उसके पीछे का एक रीजन मुझे नजर आता है, वो ये है कि उन्होंने इकोनॉमी को इकोनॉमी के तरीके से नहीं लिखा है, उन्होंने इकोनॉमी को साहित्य बना दिया। तो जिन बच्चों ने इकोनॉमी में ग्राफ नहीं इंट्रोड्यूस किए, जिन बच्चों ने इकोनॉमी में थोड़ा सा डेटा नहीं लिया, या जो आपकी करंट इकोनॉमी के पोर्शन है उसको इंक्लूड नहीं किया, तो फिर उनके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, वो कितनी भी कोशिश करेंगे। और शायद ये रीजन है कि आउट ऑफ 250 बच्चों के 70 मार्क्स आ रहे हैं, 80 मार्क्स आ रहे हैं। ये रेयर ही होता है कि 120 प्लस मार्क्स बच्चों के जीएस थर्ड पेपर में आ पाए। तो मेरा अपना मानना है कि आप अगर इकोनॉमी की आंसर राइटिंग करते हैं तो इकोनॉमी की आंसर राइटिंग में आप डेटा को इंक्लूड करिए, थोड़े बहुत ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को इंक्लूड करिए, जिससे आपका जो आंसर है ना वो इनोवेटिव हो सके और थोड़ा क्रिएटिव हो सके, जिससे टीचर को लगे कि हाँ इकोनॉमी लिखी गई है, ना कि साहित्य लिखा गया है। सुंदर सर, सुंदर। एक और सवाल है कि सर यूपीएससी एस्पिरेंट्स इकोनॉमिक ऑप्शनल सुनते ही पीछे क्यों हट जाते हैं कि नहीं ऑप्शनल इकोनॉमिक्स नहीं लेंगे, कुछ भी ले लेंगे? इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लोगों के लिए काफी डरावना सब्जेक्ट है। हाँ सर। ऐसा पढ़ने वाले नहीं बताते, ऐसा सुनने वाले बताते। सुनने वाले बताते हैं। अच्छा, जिन लोगों को जिन विषयों से डर लगता है अगर उनसे पूछा जाएगा कि आपने कभी इस विषय को पढ़ा, तो बोलेंगे नहीं। और नहीं पढ़ा है शायद इसलिए डर लगता है। अदरवाइज जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पढ़ा और अपने सब्जेक्ट को इसे एज ए ऑप्शन चूज किया, उनके मार्क्स बहुत अच्छे आए। एक्चुअली मैं ये बात कहना चाहूंगा कि इकोनॉमिक्स एज ए मैथमेटिक्स, अगर आपने मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ी है तो आपको इकोनॉमिक्स ऑप्शन पढ़ने में कहीं से भी कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है जिनको मैथमेटिक्स नहीं आती है वो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकते हैं। जब मैं भी क्लास में स्टार्ट करता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि अगर आपने क्लास 8 तक की एलिमेंट्री मैथ पढ़ी है तो फिर आप इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, अब ये मीडियम का भी फर्क है। प्रायः हिंदी मीडियम में छात्र इकोनॉमिक्स ऑप्शनल से बचते हैं, जबकि आप और मीडियम की तरफ जाएंगे, जैसे अगर हम कुछ कॉमर्शियल बिल्ड को ले लें, कोलकाता के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं
ये इकोनॉमिक्स ही पढ़ते हैं। गुजरात के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, वो थोड़ा सा एक एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है। और इंग्लिश मीडियम की बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिक्स ऑप्शन ले करके बहुत अच्छा करे। अगर आप जाएंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इकोनॉमिक्स ऑप्शन में 400 प्लस मार्क्स स्कोर किए हैं। तो अब आप सोचिए, अगर कोई एक बच्चा इकोनॉमिक्स ऑप्शन में अच्छा कर रहा है और दूसरा बच्चा नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब विषय में कमी नहीं है, शायद उस एस्पिरेंट्स में कुछ करना। चलिए, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। सर, क्या सही स्ट्रैटेजी से ये ऑप्शनल स्कोरिंग बन सकता है? हाँ, बिल्कुल सही। अगर आपने स्ट्रेटेजी अच्छी बना ली, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स या थॉट अच्छे से कर लिया जो फिक्स रहते हैं, तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में भी। मेरा अपना मानना है, कोई भी विषय इसलिए आपको नहीं लेना चाहिए या इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए कि उसका मार्केट में लोगों का फीडबैक कैसा है या लोगों के ओपिनियन क्या है। अगर आप देखेंगे तो जो सक्सेस और परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ द सब्जेक्ट ऑप्टिंग है, उसमें ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। बहुत अच्छा। मैं एक नाम लूंगा यहाँ पर, कनिष्क कटारिया का, जो टॉपर रहे। जी सर। तो उनका तो ऑप्शनल मैथमेटिक्स था, लेकिन अगर वो किसी कोचिंग में जाते या किसी इंस्टीट्यूट में जाते या वो पूछते क्या मैं मैथमेटिक्स ऑप्शन रख लूं, तो शायद लोग कहते नहीं, इसमें तो स्कोर ही नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने अपने मैथमेटिक्स ऑप्शन से काफी अच्छा गेन किया। बिल्कुल सही कहा सर आप। सर, एक और क्वेश्चन है कि नोट्स बनाते समय सबसे कॉमन मिस्टेक्स एस्पिरेंट्स क्या करते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही जेन्युइन है और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए काफी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन भी है। हाँ। कि अक्सर ये बात सुनने को मिलती है कि सर हम नोट्स कैसे बनाएं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स पूछते हैं, बहुत सारे क्लास के बच्चे बार बार ये पूछते हैं, सर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं बट नोट्स कैसे बनाएं, सर करंट की मैगजीन पढ़ रहे हैं, नोट्स कैसे बनाएं। तो किसी ने कह दिया कि आप इसको एक पेन लीजिए और उसको रंगते चले जाइए, उसको अंडरलाइन करते चले जाइए। तो धीरे धीरे बच्चे को एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने पढ़ लिया है। लेकिन जब उसमें से कुछ भी उससे पूछा जाएगा तो उसको याद नहीं रहता। और मैंने कहीं पढ़ा हुआ था कि जब कोई पढ़ते समय अंडरलाइन करता है तो वो अपने फॉरगेटिंग टेंडेंसी को डेवलप कर रहा होता है। कि अगर वो पढ़ रहा है और अंडरलाइन कर रहा है तो फिर अंडरलाइन कर क्यों रहा है ना? तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये या तो मैं भूल जाऊंगा या तो उसको लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये बात उसे पता कैसे चलेगी ये इंपॉर्टेंट है? तो वो लगातार अंडरलाइन किए चला रहा है और फिर उसकी टेंडेंसी ऐसी डेवलप हो जाती है कि कुछ भी पढ़ता है तो अंडरलाइन ही करता है। इवन कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब वो अपने इस यूपीएससी जर्नी से बाहर निकलते हैं, उनकी नॉवेल पढ़ने की भी आदत होती है तो अंडरलाइन करके ही पढ़ते हैं। तो नॉवेल भी अंडरलाइन कर रहे हैं, कहानियां भी अंडरलाइन कर रहे हैं। मुझे डर ये लगता है कहीं वो किसी से बात करते हुए किसी सामने अंडरलाइन करना ही ना शुरू कर दें। तो ये टेंडेंसी थोड़ा बचना पड़ेगा। मैं बच्चों को ये सजेशन देना चाहूँगा कि जब भी वो नोट्स बनाएं, तो उस टॉपिक के नोट्स बनाने से पहले वो यूपीएससी के पीवाईक्यू को जरूर देख लें। और यूपीएससी के पीवाईक्यू को देखें, उनको लगेगा कि भाई अगर वो 100 क्वेश्चंस उससे रिलेटेड सॉल्व कर रहे हैं तो हो सकता हो 50% तो वो इजिली कर जाएंगे। और मुझे लगता है अगर कोई सिंसियर एस्पिरेंट्स है या यूपीएससी का अच्छी प्रिपरेशन कर रहा है तो वो 50% उसे डाउट नहीं होगा, अप्रॉक्स 50% डाउटलेस होगा। और फिर उसे नोट्स अपनी 50% की ही बनानी पड़ेगी। और जहां पर उसे डाउट्स आ रहे हैं तो पॉइंट वाइज करके नोट्स बना ले। अब चाहे वो यूपीएससी पीटी में जा रहा हो, आईएएस प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहा हो, उसी नोट्स को कैरी फॉरवर्ड करे और यही स्ट्रेटेजी वो अपने मेंस में भी अडॉप्ट करे। अगर वो मेंस भी जा रहा है तो अपने पीवाईक्यू पर फोकस करे और जहां पर उसे लग रहा है कि अरे इससे रिलेटेड मेरे कॉन्सेप्ट कुछ कम है या यहाँ पर मुझे डाउट ज्यादा आ रहा है या डेटा को लेकर कहीं कंफ्यूजन है, तो उसके नोट्स को बना सकता है। सर, नोट्स में एक चीज और ऐड करूंगी कि इसमें इंटरव्यू का भी नोट्स कुछ बनाने का रह जाता है, जब ड्यूरिंग प्रिपरेशन या फिर पूरा पास आउट लाइक मेंस का जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद, ऐसा कुछ रहता है क्या? एक्चुअली मेरी राय थोड़ी सी इससे डिफर है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बताते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो पीटी, मेंस, इंटरव्यू सब एक साथ होनी चाहिए। इस बात को ठीक कह सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू वाला क्या पूछेगा ये शायद हमें नहीं पता होता है। तो हम पहले से ही ये एक प्रिजम्पशन मान लें कि ऐसा हो सकता है, तो उस पे काम मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। आप प्रीलिम्स और मेंस को अच्छे से प्रिपेयर करिए और फिर जब इंटरव्यू की जो बात होती है वो ऑल ऑफ ए सडन बात होती है और सामने वाला आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, उसमें तो आप अच्छा कर जाते हैं। लेकिन जो सोशल कनेक्टिविटी वाले क्वेश्चंस हैं उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पहले से अटेंटिव होने की जरूरत नहीं है। वो जब आपका मेंस हो जाए तो आपके पास इतना टाइम रहता है कि आप एक आइडिया लगा सके कि हमें इंटरव्यू में कैसे जाकर के रिप्रेजेंट करना है खुद को, या इंटरव्यू में कौन से सवाल ऐसे
इम्पोर्टेंट है जो हमसे पूछे जा सकते हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस मेरे ख्याल से बेहतर स्ट्रेटजी है। इंटरव्यू को हम ना शामिल करें तो बेहतर है। जी सर। सर अगला सवाल है कि सोशल मीडिया एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करता है या फिर डिस्ट्रैक्ट करता है? अब अगर सोशल मीडिया की बात करें तो नो डाउट एक वे से तो सोशल मीडिया ने काफ़ी कुछ बेहतर काम किया है। हाँ। है ना? आज मैं अपनी बात भी सोशल मीडिया के जरिए पहुंचा पाऊँ। बिल्कुल सर। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो शायद उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं हाँ। कि वो दिल्ली आकर के प्रिपरेशन कर सके या अच्छी जगहों पर जा कर के प्रिपरेशन कर सके। बिल्कुल उनके लिए एक अच्छा माध्यम है, लेकिन ये उनके लिए लेने की चीज़ है कि हम सोशल मीडिया को कैसे देख रहे हैं, क्या कंज्यूम को। कई बार उसका एक जो बुरा पक्ष है वो ये है कि आप कई सारे सोशल मीडिया पे जब एक्टिव हो जाते हैं तो आप पर डिस्ट्रैक्शन भी होने लगता है। बिल्कुल सर। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे हम लोग छोटे थे तो पढ़ते थे कि विज्ञान अभिशाप है या वरदान, तो उसी प्रकार से सोशल मीडिया हमारे लिए अच्छी भी चीज़ है और बुरी भी चीज़ है। वो लेने वाले पर डिपेंड करता है वो कैसे इसको डील कर रहा है। कैसे कर रहा है। बिल्कुल सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या फैमिली का प्रेशर ज़्यादा पेनफुल होता है या सेल्फ प्रेशर? मुझे जहाँ तक लगता है कि फैमिली का कोई प्रेशर नहीं होता है। ओके। और ऐसा बच्चों को धीरे धीरे जैसे जैसे वो मेच्योर होते हैं या बड़े होते हैं तो वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद फील करने लगते हैं और उन्हें ये महसूस होने लगता है कि अरे हमारे मम्मी पापा हमारे लिए इतना कर रहे हैं, मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ। ये एक सोशल प्रेशर भी क्रिएशन है। ओके। अगर आप उस मम्मी पापा से पूछेंगे या मैं खुद फादर हूँ तो मैं कभी अपनी बेटी पर या बेटे पर इस तरह की प्रेशर नहीं डालूंगा कि भाई तुम कुछ गलत कदम उठा लो। Exactly. तो फैमिली का कोई प्रेशर नहीं है, हम खुद उस प्रेशर को क्रिएट करते हैं। हाँ। और उसे नाम देते हैं ये फैमिली प्रेशर। फैमिली प्रेशर है। ये बहुत बहुत बड़ी क्लैरिटी की है सर आपने, जबकि स्टूडेंट्स को लगता है कि फैमिली प्रेशर है और अक्सर बोलते भी यही है जनरल कॉन्वर्सेशन में, अरे फैमिली प्रेशर बहुत है। तो आपने बताया कि असल में वो होता नहीं, वो हमें खुद से रियलाइज होता है। हम जैसे सोसाइटी में जाते हैं, हाँ। हम लोगों से मिलते हैं, देखते हैं। आप खुद अपने मम्मी पापा पूछिए कि भाई मैं 1 साल 2 साल और लेना चाहता हूँ, मुझे लगता है कोई भी पेरेंट्स आपको मना नहीं करता। वो जरूर कहेगा हाँ बेटा आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। वो हमें खुद से रियलाइज होता है कि शायद हम वेस्टेज ऑफ टाइम पर जा रहे हैं या हमारा सिलेक्शन पर डिले हो रहा है, तो हमें सेल्फ रियलाइजेशन होता है। तो ये सेल्फ प्रेशर है, ना कि फैमिली प्रेशर। जबकि आपके उस प्रेशर को रिलीज करने में फैमिली सपोर्ट करती है। बिल्कुल सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइटी और फियर ऑफ फेलियर एस्पिरेंट को कैसे अफेक्ट करता है? लाइक फियर ऑफ मिसिंग आउट भी आजकल एक ट्रेंड चल रहा है सर, तो हम उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एक्चुअली मुझे लगता है कि अब आज के इस दौर में लोगों को इतना ज़्यादा चारों तरफ से चीज़ों से जूझना पड़ रहा है। हाँ। चाहे वो पेरेंट्स लॉबी हो, टीचर्स लॉबी हो, या IITians हों, डॉक्टर्स हों, इवन के एस्पिरेंट्स हों। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एक जो स्कोप सबसे ज़्यादा है इंडिया में, वो साइकोलॉजिस्ट के हैं, वो काउंसलर्स के हैं। क्योंकि आज के दौर में इतनी आपाधापी है कि लोग एक दूसरे को अपनी बात सुनाने को तरस रहे हैं और लोगों के पास टाइम नहीं उनकी बात सुनने के लिए। ना पेरेंट्स के पास बच्चों की बात सुनने को टाइम है, ना बच्चों के पास अपने पेरेंट्स को सुनाने के लिए टाइम है, ना टीचर्स स्टूडेंट्स की सुन रहा है, ना स्टूडेंट्स टीचर्स की सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो एंजाइटी वर्ड डेवलप हुआ, एक्चुअली ये हमारा वर्ड था ही नहीं कभी। ये हमने वेस्टर्न यूरोप से या वेस्टर्न नेशन से इन सब वर्ड्स को कैरी फॉरवर्ड किया है, इन सब वर्ड्स को वहाँ से लिया है। तो एंजाइटी से कुछ था ही नहीं, क्योंकि हम लोग तो चौपाल कल्चर के लोग थे, हम जॉइंट फैमिली कल्चर के लोग थे। तो जहाँ पर एक दूसरे लोग टोका टाकी करते थे, भाई तुम क्या कर रहे हो, अब तुम क्या कर रहे हो, या कब जाना है, या क्या करना है, तमाम चीज़ें। लेकिन जब से ये आइसोलेशन वाली फीलिंग बढ़ी है, जब से लोग थोड़ा सा मैच बॉक्स में रहना शुरू किए हैं या अर्बनाइजेशन हमारा तेज हुआ है, तब से ये वर्ड काफ़ी आ गया है और वो चीज़ें धीरे धीरे सोसाइटी में डेवलप कर रही हैं और बच्चों में एंजाइटी नाम की चीज़ आ रही है। तो मैं कहूँगा इस वर्ड की मार्केटिंग ज़्यादा है, अभी उसका फील कम है। तो जो फेलियर ऑफ फियर की आप बात कर रहे हैं, तो उनको फेलियर का फियर नहीं है, उनको सोसाइटी में अपने आप को अपग्रेड करने का फियर है, ट्रेनिंग का फियर है ना। तो उनको कोई फेलियर का फियर नहीं है, उनको लगता है कि भाई हम जहाँ पर थे वहां से हम कितना आगे बढ़ पाए। दैट्स वाई एंजाइटी जैसा वर्ड बहुत ज्यादा है।
लोगों के पास आ रहा है। बस इतना ही इसका इफेक्ट है। जी। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब पढ़ लिया है फिर भी कुछ नहीं आता, ये डर हमेशा रहता है स्टूडेंट्स में। इवन जब हम भी पढ़े हैं सर, हमारे अंदर भी यही रहता है कि हमने सब पढ़ लिया, अब एग्जाम में क्या आएगा। एग्जाम में क्या है, इसको एक तरीके का फोबिया कहते हैं। ओके और एक तरीके का ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। और मुझे तो लगता है कि प्रिपरेशन पूरा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ही है। अगर आप फुल कॉन्फिडेंस में हैं तो आप जो भी पढ़ेंगे आपको अच्छे से याद रहेगा। ये बार बार जो फोबिया डेवलप होता है या एक ऐसा हमारा मन में ये बात आती है कि भाई हम पढ़ तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन एग्जाम में कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये फोबिया है। और ये फोबिया कैसे जाएगा, आप किसी अच्छे काउंसलर से मिल करके, है ना। लोगों को अभी भी लगता है कि बातचीत करने को हम पैसा क्यों दें, जबकि काउंसलर का जो अभी रोल है इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ा है। क्योंकि काउंसलर उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको पर्सनली या इंडिविजुअली किसी से कैसे बात करना है, उसके स्कोप में जाके कैसे बात करना है। वो बात से ही आपको बता देंगे कि आपकी एक सब चीजें हैं, आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज करिए जिससे हम इस फोबिया को कम कर सकें। जैसे बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि वो बंद कार में बैठते हैं, उनको मितली आने लगती है या उनको उल्टियाँ आने लगती है। वो कोई बीमारी नहीं है, उन्हें एक काइंड की एनर्जी है, उन्हें एलर्जी लगती है कि अरे हम बैठे, उनका सोच शुरू हो जाता है हम बैठेंगे मेरा सिर चकराने लगेगा। जैसे मैं खुद हूँ, मुझे बहुत ऊपर वाले झूले बैठने में बहुत डर लगता है, जबकि मेरी वाइफ को बहुत अच्छा लगता है। तो अब भी साइकोलॉजी ही है कि हम थोड़ा सा सोच नहीं पाते कि अरे कुछ नहीं होगा, और जब सोच रहे थे बहुत कुछ होगा तो बहुत कुछ होने लगता है। तो ये बहुत कुछ पढ़ने के बाद का जो डर है वो मन का डर है, विषय का डर नहीं है, या आपके प्रिपरेशन में कोई डर नहीं। बहुत सुंदर सर। सर क्वेश्चन नेक्स्ट है कि स्ट्रैटेजी बार बार बदलना ग्रोथ है या फिर कंफ्यूजन। स्ट्रेटेजी अगर आपने अच्छी बना ली तो आपको बार बार बदलना नहीं पड़ेगा, और अगर बार बार आप बदल तो फिर वो कंफ्यूजन नहीं, ग्रोथ नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि प्लान बी का बड़ा वो रहता है, प्लान बी एस्पिरेंट को सेफ्टी देता है या फिर डर। अब जब हम लोगों ने तैयारी करी थी तो हम लोग के साथ एक बात कही जाती थी कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ये हम लोगों को कहा जाता था कि अगर आप एक टारगेट पर फोकस हैं तो शायद उसके साथ ही बहुत सारे टारगेट आपको अचीव हो जाएंगे, और अगर आप मल्टीपल टारगेट फोकस कर रहे हैं शायद आप एक भी टारगेट अचीव नहीं कर पाए, ये तब कहा जाता था। लेकिन शायद अब चीज़ें बहुत बदली हुई हैं, ट्रेंड चेंज हुआ है, यूपीएससी के पैटर्न चेंज हुए हैं, एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, तो बच्चे अब अपने आप को सिक्योर करने के लिए प्लान बी पर जा रहे हैं। और मुझे लगता है प्लान बी पर जाना भी चाहिए, यानी आपको पहले से ये सोच कर रखना चाहिए कि अगर मेरा IAS में नहीं हुआ तो फिर क्या, तो उनके पास एक ऑप्शन होना चाहिए। प्लान बी इज अ गुड ऑप्शन। सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया यूपीएससी जर्नी को कितना फेक बना चुकी है आज के टाइम में। बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं बड़ी ईमानदारी और दिल से इस बात का जवाब देना चाहूँगा कि सोशल मीडिया ने सिर्फ यूपीएससी ही नहीं, कई सारे फील्ड में लोगों को बरगलाने का काम किया है, क्योंकि जो फैक्ट है वो शायद सोशल मीडिया नहीं दिखा पा रहा है, या जिसको हम सोशल मीडिया नहीं पेड मीडिया कहते हैं कि पेड मीडिया उस तरीके से वो काम नहीं कर पा रहा है जो उसको करना चाहिए। अभी एक कल्चर सा चल चुका है कि जो IAS बन जा रहा है उसकी रील्स आ रही हैं, या DM के एक्टिविटी की रील्स आ रही हैं। अब वो एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स पर अच्छी इमेज तो डालता है कि DM बन करके ये काम करने हैं, लेकिन रील्स उसकी आनी चाहिए कि आपने कितना स्ट्रगल किया है। रील्स उसकी आनी चाहिए कि आप उस यूपीएससी तक कैसे पहुंचे हैं। तो एक IAS, या मैं ऐसे कहूँ एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, रेवेन्यू कलेक्टर बनते हैं, वो इस बात को कभी नहीं बताते कि उनकी जर्नी में क्या क्या चीज़ों ने उनको इम्पैक्ट किया है जिससे वो वहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ सर, ट्रू। मेरा अपना मानना है कि सोशल मीडिया ने थोड़ा सा ये काम तो गलत किया है कि आप गलत तरीके की चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट बहुत तेजी से है, और हर बच्चे के हाथ में स्क्रॉलिंग है, वो मोबाइल स्क्रॉल कर ही रहा है। तो मुझे लगता है कि अपनी जर्नी में अगर आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं, या आप ऐसे सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको कोई ना कोई पोस्ट चाहिए, आप DM बनने का ख्वाब देख रहे हैं, आप IPS बनने का ख्वाब देख रहे हैं, या आप SDM बनने के बारे में सोच रहे हैं, आप प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के बारे में सोच रहे हैं,
थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया अपने पीक पर पहुंच चुका है और वो आपके लिए शायद उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा है जितने अच्छे की आपको जरूरत है। सर एक और क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी कल्चर हेल्दी कंपटीशन है या फिर साइलेंट प्रेशर? बहुत अच्छा सवाल है। मैं बार बार अपने बच्चों से कहता हूँ कि आप अगर अपने गांव से निकल करके दिल्ली आए थे और दिल्ली आप पढ़ने ही आए थे, तो आपने मुखर्जी नगर में या करोल बाग में या जहाँ भी आप अपनी रेसिडेंसी बनाते हैं या जहाँ भी आपकी जो डेलीगेसी है जहाँ आप रहते हैं, आपने हॉस्टल एक्वायर किया या फिर आपने अलग से रूम लिया जिसे हम लॉज भी कहते हैं, फिर आपने गांव से आकर के उसमें रहने के लिए सारे खर्चे किए। आपने सिंगल रूम लिया, आप परिवार से दूर हुए और आपको रहना था, पढ़ना था। फिर धीरे धीरे उस रूम का कल्चर ऐसा हुआ कि इस रूम में आपके अलावा बहुत सारे लोग आने लगे, यानी आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होने लगी। आपको लगने लगा कि भाई अब ये रूम ठीक नहीं है, हमको कहीं और पर्सनल स्पेस चाहिए। तो घर छोड़ कर के आए आप लाइब्रेरी, आप घर छोड़ कर के आप आए, आपने रूम पर खर्च किया, फिर आप उस रूम पर भी खर्च करे और रूम को छोड़ करके फिर आप लाइब्रेरी में चले गए। अगर आप चाहते तो आप उसी रूम को अपनी लाइब्रेरी बना सकते थे। तो मुझे लगता है कि लाइब्रेरी का कल्चर जो डेवलप हुआ है वो कहीं ना कहीं एक सोशल शो ऑफ की वजह से हुआ, या फिर उन बच्चों ने अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लिया लोगों में कि उनको लगने लगा यार मुझे कहीं अलग जाके पढ़ना चाहिए। बिल्कुल सर। तो वो फिर उस रूम को छोड़ करके अब लाइब्रेरी चले गए। अब मैं हूँ इकोनॉमिक्स का टीचर और स्टूडेंट, तो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हो जाते मुझे लगता है उन्होंने डबल बर्डन कर लिया। एक बर्डन रूम पर कर लिया, दूसरा बर्डन लाइब्रेरी कर लिया, और फिर लाइब्रेरी भी आप नहीं पढ़ पाएंगे, फिर आप कहाँ जाएंगे? एक और बहुत अलग सा और अच्छा क्वेश्चन है कि कल्चर क्रिएट हो गया है आसपास, जैसे कि रैंक का, मॉक स्कोर का, एक टॉपर कल्चर आ गया एस्पिरेंट्स में। तो सर वो एस्पिरेंट को कैसे डिस्ट्रॉय करता है? बहुत बढ़िया सवाल है ये, और मैं पर्सनली इस चीज़ का भुक्तभोगी भी रहा हूँ कि जब मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम पर था तो मुझे ऐसा लगता था कि टॉपर्स होना है, टॉपर्स होना है, और टॉपर्स होने के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कि जो बच्चे ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकल कर आते हैं या जो बच्चे थोड़ी सी फैसिलिटी के साथ आते हैं, हालांकि अब ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई है कि यूपीएससी ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले बच्चों के लिए है। एक्चुअली जो मार्केटिंग हो रही है वो भी एक गलत तरीके से मार्केटिंग हो रही है। शायद बिजनेस ओरिएंटेशन मार्केटिंग हो रही है, बच्चों को रियलिटी नहीं बताई जाती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मॉक इंटरव्यू को देख करके या टॉपर्स कल्चर पे जा करके या बहुत इंस्पायर्ड होकर के आप प्रिपरेशन को लॉन्ग लास्टिंग नहीं कर सकते हैं। मेरा अपना मानना है कि आप सिंपली सिटी के साथ बिल्कुल एकदम सिंपल वे में अपनी प्रिपरेशन करिए, किसी को पता भी ना चले कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन कि जो भी टॉपर्स है ना, उनसे पूछेंगे तो उनको कहेंगे हमें पता ही नहीं, हम टॉपर्स हो जाएंगे। हाँ सर। तो जब टॉपर्स को ही नहीं पता है वो टॉपर्स हो जाएगा, तो फिर आप टॉपर्स को एडमायर कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? बहुत लॉजिकल है ये कि आप सिंपल अपनी पढ़ाई करिए, अपने प्रिपरेशन पर फोकस करिए, और निश्चित रूप से आप एक अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। और प्रेशर भी कम होगा। और प्रेशर भी बहुत कम होगा। तो सारा जो गेम है ना, वो प्रेशर को हैंडल करनी है, और हम प्रेशर को एक्युमुलेट करते हैं, हम प्रेशर को डिमिनिश नहीं कर रहे हैं। हमें प्रेशर को बढ़ाना नहीं चाहिए बल्कि कम करना चाहिए। तो कम करने की बात ही नहीं आनी चाहिए, प्रेशर जैसा शब्द आना ही नहीं चाहिए। तो सर हमने इतना सारा इन डेप्थ समझा और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, जो कि हम सभी के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो सर अगर आपकी इजाजत हो तो एक रैपिड फायर कर ले। श्योर। ओके सर, मल्टीपल सोर्सेज, स्मार्टनेस या मिस्टेक्स। ओके, ऑनलाइन क्लासेस सर, फ्लेक्सिबिलिटी या डिस्ट्रैक्शन। ओके, प्लान बी, सेफ्टी या फिर सेल्फ डाउट? सेफ्टी। ओके, टॉपर स्टॉक इंस्पिरेशन है या फिर प्रेशर है? प्रेशर। ओके, प्रीलिम्स या मेंस, असली बैटल कौन सा है? मेंस। यूपीएससी जर्नी ग्रोथ है सर या फिर आइसोलेशन है? ग्रोथ है। ओके, कोचिंग सपोर्ट सिस्टम है या फिर बिजनेस है? सपोर्ट सिस्टम। सबसे ज्यादा डर किससे लगता है सर, फेलियर से या फिर वेस्टेड ईयर्स से? वेस्टेड ऑफ ईयर्स। ओके सर, लाइब्रेरी सेफ स्पेस है या फिर साइलेंट प्रेशर? साइलेंट प्रेशर। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर द एंटायर सेशन। और थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से बताया, बहुत अच्छे से इन डेप्थ, मैंने खुद से भी जो सवाल थे वो भी आपसे पूछे।
तो चलिए आप सभी से मिलते हैं नए सेशन में। आपके जितने भी सवाल हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कर सकते हैं। उन सभी सवालों के जवाब हम अगले सीरीज में देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए, हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।